हमारी आज की कहानी है अनोखा सरप्राइज। बच्चों को स्कूल छोड़कर अभी पूनम घर वापस आकर बैठी ही थी कि उसके मोबाइल की बेल बजी। देखा तो उसकी सहेली का फोन था। फोन उठाते ही वो बड़े उत्साह के साथ बोली, हेलो राखी, कैसी है तू? अरे यार, तुम लोगों की बहुत याद आती है। हाँ पूनम, हम लोग भी तुझे बहुत मिस करते हैं। और पता, वहाँ सब कैसा चल रहा है? राखी ने पूछा तो गहरी सांस लेते हुए पूनम ने कहा, क्या बताऊं राखी, मेरे पति प्रकाश के ट्रांसफर के बाद जब से हम लोग कानपुर आए हैं, मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा। कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन ऐसा क्यों? नया घर पसंद नहीं आया क्या? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा घर तो एक बहुत अच्छी सोसाइटी में है। आसपास जहां भी नजर दौड़ाओ, चारों ओर खूब हरियाली है। पर फिर भी मन में वो सुकून नहीं है जो मैं अपने पिछले घर में छोड़कर आई हूँ। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। मेरी नौकरी भी बहुत बढ़िया चल रही थी। घर पर काम करने के लिए काम वाली बाई भी बहुत अच्छी मिली हुई थी, बिल्कुल ईमानदार, जिसके हवाले सारे घर का काम छोड़कर मैं अपनी नौकरी पर बेफिक्र होकर आराम से जा सकती थी। शाम के समय जब घर लौटती थी तो घर पूरी तरह व्यवस्थित किया हुआ मिलता था। बच्चों की भी कोई चिंता नहीं रहती थी। पास में ही डे केयर जो था, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन जब से इनका ट्रांसफर हुआ है, मेरी जिंदगी में तो जैसे भूचाल सा आ गया है। ना तो यहाँ भरोसे लायक कोई मेड मिल रही है और ना ही घर के पास कोई डे केयर है जहाँ मैं अपनी जॉब के दौरान बच्चों को छोड़ सकूं। पूनम ने कहा तो उसकी सहेली राखी बोली, ये बात तो है, शहर बदल जाने से बहुत कुछ बदल जाता है। फिर तो तुझे बहुत परेशानी हो रही होगी ना? हाँ राखी, प्रकाश के तबादले की वजह से सब गड़बड़ हो गई है। बच्चे तो फिर भी धीरे धीरे रूटीन में आ रहे हैं और प्रकाश भी आते ही अपने ऑफिस के काम में व्यस्त हो गए हैं। पर मेरा क्या, मेरा तो करियर पूरी तरह से चौपट हो चुका है। कहते कहते पूनम का मन उदास हो गया। तभी एक कुरियर वाले ने दरवाजे पर बेल बजाई। अच्छा राखी, बाद में बात करती हूँ तुझसे, दरवाजे पर कोई आया है, कहते हुए पूनम ने मोबाइल रखा और दरवाजा खोलकर कुरियर लेने लगी। अभी पार्सल लेकर दरवाजा बंद करने ही लगी थी कि उसकी सरसरी नजर थोड़ी दूर एक पेड़ की ओट में खड़ी एक वृद्ध औरत पर पड़ी। उसे देखते ही वो अंदर तक कांप उठी। ये बुढ़िया फिर से यहाँ? हे भगवान, आखिर ये बूढ़ी औरत हर रोज मेरे घर पर ही टकटकी लगाए क्यों देखती रहती है? ना जाने क्या चाहती है ये बुढ़िया। कहीं ऐसा तो नहीं कि छुप छुप कर हमारे बारे में जानकारी हासिल कर रही है? कहीं कोई लूटपाट के इरादे से? सोचते सोचते पूनम का दिल दहल उठा। उसके मन में कई तरह की शंकाएं घर करने लगी, क्योंकि 3 दिन से लगातार वो बुजुर्ग औरत उसके घर पर नजर बनाए हुए थी। हर क्षण पूनम के मन की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। जब रात को उसका पति प्रकाश घर आया तो पूनम के चेहरे पर बेचैनी को भांपते हुए बोला, पूनम, क्या हुआ तुम्हें? तबीयत तो ठीक है? कुछ परेशान लग रही हो। चिंता की ही तो बात है, वो अजीब सी बूढ़ी महिला आज फिर हमारे घर को टकटकी लगाए देख रही थी। ना जाने क्या चल रहा है उसके दिमाग में। आखिर चाहती क्या है वो? पूनम ने गुस्से और डर के मिश्रित भाव लिए कहा तो प्रकाश बोला, अरे पूनम, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। एक बूढ़ी औरत ही तो है, कर ही क्या सकती है वो। आप भी कमाल करते हैं। आजकल माहौल अच्छा नहीं है। चोरी और डकैती तो एक आम बात हो गई है। आए दिन टीवी पर भी बच्चों के अपहरण की खबरें देखने सुनने को मिलती हैं। उस बूढ़ी औरत का हमारे घर पर नजर बनाए रखने के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर है। ये सुनकर प्रकाश भी थोड़ा बेचैन हो उठा और फिर बोला, तो ठीक है, मैं सोसाइटी के गार्ड को खास ध्यान रखने के लिए कह देता हूँ। अगर अगली बार कुछ ऐसा होता है तो तुम मुझे तुरंत कॉल कर देना। बात ज्यादा बढ़ेगी तो हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे। उसके बाद 2-3 दिन बीत गए। अपनी जिंदगी को दोबारा से पटरी पर लाने की पूनम की कोशिशें जारी थी ताकि वो
फिर से नौकरी पर जाना शुरू कर सके। हर रोज छत पर कपड़े सुखाते हुए पूनम की नजर अनायास ही इधर उधर दौड़ने लगती थी। 3 दिन से वो बूढ़ी औरत नजर नहीं आ रही थी। मन को एक सुकून मिला, चलो इस मुसीबत से तो पीछा छूटा। परंतु अगले दिन जब पूनम अपने बच्चों को स्कूल बस में बिठाकर घर वापस आ रही थी, तभी सहसा उसके सामने वो वृद्ध महिला आ गई। उसे अपने सामने देखते ही पूनम अंदर तक सिहर उठी और बहुत तेज गति से चलने लगी। बेटी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी बात तो सुनो। बेटी, एक बार सुनो तो। वो बूढ़ी औरत पीछे से आवाज लगाती रह गई, लेकिन पूनम तेज गति से दौड़ती हुई अपने घर चली आई और तुरंत दरवाजा बंद करके अपने पति को फोन लगा दिया। घबराने वाली कोई बात नहीं है पूनम, मैं अभी के अभी पुलिस को फोन कर रहा हूँ। तब तक तुम दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। फोन करने के करीब 20-25 मिनट के अंदर अंदर प्रकाश पुलिस को अपने साथ लेकर वहां पहुंच गया। वो वृद्ध औरत वापस वहीं पेड़ की ओट में बैठी थी, जहां बैठकर वो हमेशा उस घर की ओर टकटकी लगाए देखती रहती थी। पुलिस ने सख्ती से उस औरत से पूछताछ की और फिर सोसाइटी के अन्य लोगों से भी कुछ सवाल पूछे, परंतु सारी पूछताछ के बाद जो कुछ भी सामने निकल कर आया, उसे सुनकर प्रकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। थोड़ी देर बाद घर की बेल बजी तो पूनम ने दरवाजा खोला तो देखकर हैरान रह गई, क्योंकि दरवाजे पर प्रकाश उस बूढ़ी औरत के साथ खड़ा था। वो कभी प्रकाश की ओर देखती तो कभी उस बूढ़ी औरत को। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, प्रकाश घर के अंदर आया और वृद्ध औरत गेट पर ही खड़ी रही। ये क्या प्रकाश, ये तो वही औरत है ना जिसके बारे में मैंने आपको बताया था? तो फिर आप उसे यहाँ क्यों ले आए? गुस्से से पूनम ने पूछा तो प्रकाश बोला, पूनम, मैं तो पुलिस को अपने साथ लेकर आया था, ये जानने के लिए कि ये औरत कौन है और हमारे ही पीछे क्यों पड़ी है। लेकिन पूनम, पूछताछ में जो कुछ भी सामने आया है ना, उसे अगर तुम सुनोगी तो तुम भी हैरान रह जाओगी। लेकिन ऐसा क्या पता चला? बेचैनी भरे स्वर में पूनम ने प्रकाश से पूछा। बात ये है कि जैसा हम उस औरत के बारे में सोच रहे थे ना, वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। जानती हो कौन है वो औरत? आश्चर्यचकित चेहरा लिए पूनम आगे की बात सुनने को बेकरार थी। तो प्रकाश ने कहा, उनका नाम लक्ष्मी देवी है और हमसे पहले वो इस घर की मालकिन थी। ये बात सुनकर पूनम को तो जैसे काटो तो खून नहीं। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ये घर तो आपने अपने कलीग और दोस्त समीर मल्होत्रा से खरीदा था, जिसे विदेश में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी। क्या ये समीर मल्होत्रा की माँ है? हाँ पूनम, ये बेचारी बूढ़ी और अभागी औरत उसी समीर की माँ है। लेकिन प्रकाश, समीर मल्होत्रा ने तो बताया था कि उसके माँ बाप इस दुनिया में है ही नहीं। उसने झूठ बोला था पूनम। उसके पिता की मृत्यु 1 वर्ष पहले हुई थी। उसके बाद उस निर्लज इंसान ने सबसे पहले धोखाधड़ी से सब कुछ अपने नाम करवा लिया और फिर अपनी विधवा माँ को ही वृद्धाश्रम भेज दिया। उसके बाद ये घर हमें बेचकर वो चुपचाप विदेश चला गया। मैं अभी तक हैरान हूँ, आखिर कोई इंसान अपनी माँ के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है, और वो भी तब जब उसकी माँ का कोई और सहारा भी नहीं था। पूनम विस्मित सी हो उठी और उधर प्रकाश की आंखें भी नफरत से भर आई। फिर कुछ सोचते हुए पूनम ने कहा, अच्छा चलो, यदि ये इस मकान की पुरानी मालकिन है भी, तो अब यहाँ क्या करने आई हैं? ये घर हमसे वापस मांगने? लेकिन प्रकाश, हमने तो इस घर की पूरी कीमत देकर इसे खरीदा है ना? पूनम चिंता भरे स्वर में बोली। तो प्रकाश ने कहा, अरे नहीं पूनम, वो बात नहीं है। दरअसल आज उनके पति की मृत्यु को पूरा 1 साल हो चुका है। उनकी पहली बरसी है, इसलिए वो उस कमरे में उनकी आत्मा की शांति के लिए दिया जलाकर प्रार्थना करना चाहती हैं, जहां वो और उनके पति रहते थे, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली थी। लो, ये भी कोई बात हुई भला?
ये घर अब उनका थोड़ी ना है और ना ही उस कमरे से अब उनका कोई लेना देना है। फिर यहाँ प्रार्थना करने से क्या ही फर्क पड़ने वाला है। मुझे तो इन बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं है। अरे पूनम, वो तुम्हारी सोच है, तुम्हारी आस्था नहीं तो ना सही, उनकी तो है। और यदि हमारी एक हाँ से किसी को थोड़ी सी खुशी मिल जाती है तो हमारा चला भी क्या जाएगा। करने देते हैं उन्हें प्रार्थना, थोड़ी ही देर की तो बात है। हाँ, बात तो ठीक है आपकी, आप उन्हें अंदर बुला लीजिए, अनमने ढंग से पूनम ने कहा। तो प्रकाश जाकर लक्ष्मी जी को अंदर लेकर आ गया। बिल्कुल दुबली पतली सी काया, बूढ़े शरीर पर पुरानी सी सफेद सूती साड़ी, जहां एक और शरीर से हड्डियां बाहर निकलने को आतुर थी, तो वहीं दूसरी ओर अंदर तक धंस चुकी उनकी आंसुओं से भीगी आंखें। लक्ष्मी देवी को गौर से देखते हुए पूनम का कलेजा मुंह को आ रहा था। अंदर आकर लक्ष्मी देवी ने पूनम और प्रकाश के सिर पर हाथ रखकर उन्हें खूब आशीर्वाद दिए और फिर एक नजर उठाकर उस घर को देखने लगी जो कभी उनका अपना हुआ करता था। पल भर में ही ना जाने कितनी ही यादें उनके मानस पटल पर उभर आई। ना जाने कितने सुख और कितने दुख भरे पल एक साथ उनकी आंखों में तैरने लगे। ये कमरा हुआ करता था मेरा और समीर के पिताजी का। कोने वाले कमरे की ओर इशारा करते हुए लक्ष्मी देवी रूंधे स्वर में बोली, तो प्रकाश ने जाकर उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। हाथ जोड़कर प्रकाश और पूनम का आभार प्रकट करते हुए वो कमरे के भीतर चली गई। कमरे को नजर भरकर देखते हुए उनकी आंखों से आंसू बह निकले और फिर अपनी साड़ी के पल्लू से आंसुओं को पोंछते हुए वो एक कोने में जाकर बैठ गई और दिया जलाकर प्रार्थना करने लगी। प्रार्थना करते हुए भी उनकी बंद आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। जब कुछ समय बाद प्रार्थना करके वो कमरे से बाहर आई तो वापस पूनम और प्रकाश को ढेर आशीर्वाद देने लगी और फिर बोली, एक समय था बेटा जब इस घर में मैं दुल्हन बनकर आई थी और उस समय तो मैंने यही सोचा था कि अब इस घर से मेरी अर्थी ही उठेगी। परंतु कहते कहते लक्ष्मी देवी का स्वर रुआंसा हो गया। फिर कुछ पलों के अंतराल के बाद घर को निहारते हुए बोली, अपने परिवार के साथ मैंने यहाँ जिंदगी के कितने ही खूबसूरत और खट्टे मीठे पल बिताए थे, लेकिन समीर के पिताजी के जाने के साथ ही जैसे सब कुछ खत्म हो गया। पूनम और प्रकाश लक्ष्मी देवी की सारी बातें चुपचाप सुन रहे थे। लक्ष्मी देवी जाने से पहले घर के हर हिस्से को निहारते हुए मानो वो दृश्य अपनी आंखों में भर लेना चाहती थी। मन तो उस घर को छोड़ने को तैयार नहीं था, परंतु ज्यादा देर तक वहां रुक भी नहीं सकती थी। इसलिए थोड़ी देर अपने दिल का हाल सुनाकर लक्ष्मी देवी भारी मन से उठी और बोझिल कदमों से बाहर जाने लगी। प्रकाश उनकी हालत को समझ रहा था। वो मन ही मन लक्ष्मी जी के लिए थोड़ा चिंतित हो उठा था। अरे माँ जी, आप बैठिए, पूनम आपके लिए चाय बनाकर लाती है, अब चाय पीकर ही जाइएगा। नहीं नहीं बेटा, तुमने मेरी इच्छा का मान रखा, मेरे लिए इतना ही बहुत है। अरे नहीं माँ जी, आप यहाँ बैठिए, मैं बस कुछ ही देर में चाय लेकर आई। कहते हुए पूनम रसोई घर में चली गई। लक्ष्मी देवी वापस सोफे पर आकर बैठ गई। उसी समय प्रकाश रसोई घर में आया और उत्साहित स्वर में बोला, पूनम, एक बहुत अच्छा आइडिया आया है मेरे दिमाग में, जिससे हमारी परेशानी भी दूर हो जाएगी और इन माता जी के मन की मुराद भी पूरी हो जाएगी। अच्छा, मैं भी तो जानूं कि आखिर ऐसा कौन सा आइडिया आया है? पूनम ने हैरानी से पूछा। तो प्रकाश ने कहा, क्यों ना हम इन्हें अपने घर में ही रख लें। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो प्रकाश? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोली है हमने, पूनम झल्लाते हुए बोली। तो प्रकाश ने उसे समझाते हुए कहा, पूनम जरा सोचो तो, वैसे भी तो वो अकेली हैं, कितनी दुखी है बेचारी, और यहाँ इस घर में तो जैसे उनकी जान बसी है। अगर हम उन्हें यहाँ रहने की जगह दे दें तो उन्हें ये घर छोड़कर जाना भी नहीं पड़ेगा और तुम्हारी परेशानी भी
दूर हो जाएगी। वो हमारे घर का ख्याल भी रख लेंगी। फिर तो तुम बड़े आराम से अपनी नौकरी पर जा सकती हो। प्रकाश की बात सुनकर पूनम कुछ सोच में पड़ गई और फिर बोली, तो क्या तुम उन्हें नौकर बनाकर यहाँ रखना चाहते हो? तो प्रकाश ने कहा, अरे नहीं, हम इन्हें कोई तनख्वाह नहीं देंगे। इन्हें तो हम अच्छा पहनने और खाने को दे देंगे। और वैसे भी काम के लिए तो काम वाली बाई आती है, लेकिन उनके यहाँ रहने से हमें ये फायदा हो जाएगा कि ये घर के सदस्य की तरह काम वाली बाई पर भी नजर रख लेंगी और हमारी अनुपस्थिति में घर का ख्याल भी रख लेंगी। फिर तो तुम भी टेंशन फ्री होकर अपनी नौकरी पर जा सकती हो, क्योंकि घर का काम और बच्चों को संभालने के लिए पीछे से माँ जी तो होंगी ही। अच्छा, तो ये आइडिया है तुम्हारा, मान गई तुम्हें। लेकिन क्या माता जी इस बात के लिए राजी होंगी? लो, ये भी कोई पूछने वाली बात है। जहाँ उनकी जान बसी है, हम तो उन्हें उस घर में रहने का मौका दे रहे हैं। वो मना तो कर ही नहीं सकती। लेकिन प्रकाश, सोचने वाली बात है कि उन्हें तो उनके बेटे ने ही धुतकार दिया। ऐसा तो नहीं कि ये माँ जी ही अच्छे स्वभाव की ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन ऐसा आ जाए कि वो मालकिन बनकर हमारे घर पर अपना हक समझने लगे। अरे पूनम, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम निश्चिंत रहो। ये सुनकर पूनम चुप रह गई और फिर सोचने लगी, बात तो ठीक है, माँ जी के यहाँ रहने से मुझे बहुत सुख हो जाएगा। अभी तो मुझे जरूरत है तो उन्हें यहाँ रख लेती हूँ। फिर अगर उन्होंने कुछ ऐसा वैसा किया तो निकाल बाहर करूंगी उन्हें। वैसे भी ये घर हमारे नाम पर ही है, तो ये बूढ़ी औरत कर ही क्या सकती है। अरे पूनम, किस सोच में पड़ गई? तुम चाय लेकर बाहर आओ, फिर उनसे बात करके देखते हैं। कहकर प्रकाश रसोई घर से बाहर आ गया। चाय पीते हुए प्रकाश ने कहा, माँ जी, हम आपका दुख समझ सकते हैं। जिस जगह के साथ इंसान की इतनी यादें जुड़ी हों, उस जगह को यूं छोड़कर जाना आसान नहीं होता। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि आप यहीं इसी घर में रुक जाइए। प्रकाश के प्रस्ताव पर लक्ष्मी देवी की आंखों में चमक आ गई। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। आखिर मन ही मन वो भी तो यही चाहती थी। परंतु फिर उनके दिमाग में ख्याल आया कि जमाना तो इतना स्वार्थी है कि अपना सगा बेटा भी पैसे के लालच में दर दर की ठोकरें खाने को छोड़ देता है। जब अपना बेटा ही अपना ना रहा तो फिर पराये लोगों से कैसे उम्मीद लगा लूं? कोई मुझे बिना मतलब के अपने पास क्यों रखेगा? ये सोचकर फीकी सी मुस्कान लिए लक्ष्मी जी बोली, अरे नहीं, मैं वहीं वृद्धाश्रम में ही ठीक हूँ। और वैसे भी मेरे यहाँ रहने से आप लोगों को परेशानी होगी। इतना सुनते ही पूनम तपाक से बोली, अरे नहीं, परेशानी क्यों होगी, बल्कि आपके यहाँ रहने से तो हमें आराम हो जाएगा। मेरा मतलब है, आप बेझिझक यहाँ रह सकती हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। लक्ष्मी जी पूनम की बातों के पीछे छिपी मंशा समझ चुकी थी। जिंदगी से मिले कड़वे अनुभवों ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया था, लेकिन फिर भी सब कुछ समझते हुए भी उस घर में वापस रहने के मोह में लक्ष्मी जी उन्हें मना ना कर सकी और उन लोगों के साथ उस घर में रहने आ गई। लक्ष्मी जी ने आते ही किसी जादूगर की तरह पूरे घर को सुव्यवस्थित कर दिया और घर की सारी जिम्मेदारियां बखूबी संभाल ली। हालांकि दोनों बच्चों सिमी और बंटी को एक अजनबी औरत के साथ रहना थोड़ा अजीब लग रहा था। लक्ष्मी जी को वहां आए 1 सप्ताह बीत चुका था, परंतु बच्चे उस बूढ़ी औरत को अपना मानने को तैयार ही नहीं थे। फिर एक दिन दोपहर को बच्चे स्कूल से घर लौटे और बोले, मम्मी, कल हमारे स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे है। पता है, सब बच्चे अपने दादा दादी को लेकर आने वाले हैं, लेकिन हमारे पास ना तो दादा दादी हैं और ना ही नाना नानी। इतना सुनते ही प्रकाश लक्ष्मी जी की ओर इशारा करते हुए बोला, अरे है तो सही तुम्हारे पास तुम्हारी दादी माँ। नहीं, ये हमारी दादी माँ नहीं है। जानते भी हैं मेरे दोस्त सौरभ की दादी कितनी मॉडर्न है। और ये तो, बंटी ने गुस्से से कहा
और अपने कमरे में चला गया। ये सुनकर लक्ष्मी जी भी थोड़ी उदास हो गई, परंतु कोई और रास्ता भी नहीं था। इसलिए बुझे मन से दोनों बच्चे लक्ष्मी जी को अपने स्कूल ले जाने के लिए मान गए। एक नई साड़ी पहनकर लक्ष्मी जी बच्चों के स्कूल जाने को तैयार हो गई। प्रकाश अपनी गाड़ी से उन्हें और बच्चों को स्कूल में छोड़ आया। दोपहर को जब वे घर लौटे तो दोनों दादी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। मम्मी, पता है आपको, स्कूल में सभी इवेंट्स में दादी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि सब लोग उनकी तारीफ कर रहे थे। उन्होंने तो स्पोर्ट्स इवेंट में भी भाग लिया और सौरभ की दादी को भी हरा दिया। हमारी दादी तो सुपरस्टार है। कहते हुए दोनों बच्चे बहुत उत्साहित थे। लक्ष्मी जी ने अपने सरल और हंसमुख स्वभाव से बच्चों को भी अपना बना लिया। बच्चे उन्हें दादी माँ कहकर बुलाते थे। उनकी निगरानी में घर के सभी काम सुचारू रूप से होने लगे। बच्चे अक्सर दादी माँ के पास सोने की जिद करते, इसलिए पूनम ने उनका बिस्तर भी बच्चों के कमरे में ही लगवा दिया। आज सुबह जब पूनम सोकर उठी तो 7 बज रहे थे। अरे बाप रे, आज तो बहुत देर हो गई, कहीं बच्चों की स्कूल बस छूट ना जाए। सोचते हुए पूनम जल्दी से कमरे से बाहर निकली तो देखा दोनों बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो चुके थे और लक्ष्मी जी उन्हें नाश्ता खिला रही थी। बच्चों के टिफिन भी तैयार थे। ये देखकर जहां एक ओर पूनम हैरान रह गई तो वहीं दूसरी ओर उसके मन को बहुत सुकून मिला। यही सब तो चाहती थी वो। अब पूनम पर घर की जिम्मेदारियों का ज्यादा भार नहीं था, इसलिए उसने नौकरी के लिए कुछ जगह आवेदन भेजे। कुछ ही दिनों में उसे नौकरी मिल गई। अब वो बेफिक्री से अपनी नौकरी पर जा रही थी। लक्ष्मी जी को खाना पकाने का बहुत शौक था, इसलिए वो खाना पकाने का काम स्वयं करने लगी और घर के बाकी सारे काम बड़ी कुशलता पूर्वक काम वाली बाई से करवा लेती। किचन का तो वो खास ख्याल रखती थी। खासकर बच्चों के खाने के लिए नए नए स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन बनाकर दिया करती थी। यहाँ पूनम और प्रकाश ये देखकर हैरान थे कि उनके दोनों बच्चे जो हर रोज कभी चिप्स तो कभी पिज्जा बर्गर की डिमांड किया करते थे, जंक फूड के अतिरिक्त जिन बच्चों को कुछ पसंद ही नहीं आता था, वो बच्चे घर के बने व्यंजन बड़ी खुशी से खा रहे थे। दोनों बच्चे जो देर रात तक टीवी से चिपके रहते थे, अब दादी माँ से इस कदर घुल मिल गए थे कि रात को सोते समय टीवी देखने की जगह दादी माँ से कहानी सुना करते थे। लक्ष्मी जी धार्मिक कहानियां सुनाकर दोनों बच्चों में अच्छे संस्कार डाल रही थी। बच्चों में आए इस सुखद परिवर्तन को देखकर पूनम और प्रकाश फूले ना समाते थे, क्योंकि उन दोनों ने कभी अपने बच्चों के साथ इस तरह समय गुजारा ही नहीं था। पहली बार आज उन दोनों ने महसूस किया था कि घर में बड़े बुजुर्गों की उपस्थिति से बच्चों पर कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्रकाश के माता पिता तो बहुत पहले ही गुजर चुके थे, इसलिए उनके बच्चे आज तक इस सुख से वंचित रहे थे। आज लक्ष्मी जी ने सिमी और बंटी को सुबह सुबह जगाया तो वे दोनों बोले, नहीं दादी, आज हम स्कूल नहीं जाएंगे। लेकिन बेटा, स्कूल की छुट्टी करना तो अच्छी बात नहीं है, लक्ष्मी जी ने कहा तो सिमी बोली, अरे नहीं दादी, आज बहुत स्पेशल दिन है। आज मम्मी और पापा की मैरिज एनिवर्सरी है, इसलिए आज तो घर पर पार्टी होगी। अच्छा बच्चों, तो ये बात है, तो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आज मिलकर पूरा घर सजा देते हैं, लक्ष्मी जी ने कहा तो दोनों बच्चे बहुत उत्साहित हो गए। कुछ ही देर में उन्होंने घर को खूब अच्छे से सजा दिया। ये देखकर पूनम और प्रकाश को बहुत खुशी हुई, क्योंकि आज से पहले बच्चों ने कभी उनके लिए ऐसा कुछ खास नहीं किया था। मम्मी, पापा, आपको हमारा सरप्राइज कैसा लगा? बच्चों ने पूछा तो पूनम बोली, बहुत अच्छा, इतना अच्छा लगा कि बता नहीं सकती। कहते हुए पूनम ने बच्चों को बाहों में भर लिया तो बंटी ने कहा, हमें पता था आपको जरूर पसंद आएगा, ये सब दादी का प्लान था। ये सुनकर पूनम मन ही मन लक्ष्मी जी के प्रति कृतज्ञ हो उठी।
शाम के समय पहनने के लिए पूनम ने अलमारी से अपने गहने निकाले, लेकिन गलती से गहनों का बक्सा वहीं बेड पर ही छोड़ दिया और फिर बच्चों को दादी के पास छोड़कर प्रकाश के साथ शॉपिंग करने चली गई। लेकिन जिस समय वो लोग घर वापस आए तो उनकी हैरानी का ठिकाना ना रहा। लक्ष्मी जी तो घर से गायब थी और बच्चे घर पर बिल्कुल अकेले थे। बेटा, दादी कहाँ गई? प्रकाश ने बच्चों से पूछा। पापा, वो दादी तो कहीं बाहर गई है। जाते जाते उन्होंने हमें घर का दरवाजा अंदर से बंद करने को कह दिया था। ये सुनते ही पूनम के मन में एक शक पैदा हुआ। फिर उसे ध्यान आया कि उसने तो अपने सोने के गहनों का बक्सा अलमारी के बाहर ही रख दिया था। तुरंत उसने कमरे में जाकर देखा तो उसके पसीने छूट गए, क्योंकि गहने भी वहां नहीं थे। अब उसका शक यकीन में बदलते देर ना लगी। वो बच्चों के पास आई और बोली, जब दादी बाहर गई थी तो क्या उनके हाथ में कुछ था? तो सिमी बोली, हाँ मम्मी, उनके हाथ में एक बैग था। देखा, वही हुआ ना जिसका मुझे शक था। चली गई ना हमें लूटकर। मेरे सारे गहने गायब हैं और भी ना जाने क्या क्या चुरा कर ले गई होगी। बहुत यकीन था ना तुम्हें उन पर। पूनम गुस्से से प्रकाश पर चिल्ला पड़ी। ये सुनकर प्रकाश भी हैरान रह गया। इस बात की तो उसे भी उम्मीद नहीं थी। थोड़ी देर बीत चुकी थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी और लक्ष्मी जी घर के अंदर आई। तभी प्रकाश ने पूछा, अरे माँ जी, आप कहाँ चली गई थी? पता है हम कितने परेशान हो गए थे। तभी लक्ष्मी जी ने मुस्कुराते हुए एक शॉपिंग बैग प्रकाश की ओर बढ़ाया और एक छोटा सा उपहार पूनम को दिया। ये क्या है माँ जी? प्रकाश ने पूछा तो लक्ष्मी जी बोली, ये तुम दोनों के लिए शादी की सालगिरह का उपहार है। जुग जुग जियो मेरे बच्चों, तुम्हारा ये रिश्ता यूं ही बना रहे, मेरी भगवान से प्रार्थना है। प्रकाश ने बैग खोलकर देखा तो उसमें उसके लिए एक पैंट शर्ट थी, जिसे देखकर प्रकाश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। और पूनम ने अपना उपहार खोलकर देखा तो देखकर चौंक गई। उसमें एक खूबसूरत सी अंगूठी थी। हैरानी से वो बोली, माँ जी, ये अंगूठी तो सोने की लगती है। हाँ बेटी, ये अंगूठी सोने की है। बहुत मन था मेरा कि तुम्हारे लिए इस खास दिन पर कुछ खास उपहार लेकर आऊं। मेरे पास कुछ ज्यादा तो नहीं था, बस यही एक सोने की अंगूठी थी, जिसे मैंने अपने पास बहुत संभाल कर रखा था। लेकिन अब सोचती हूँ कि इसे रखकर भला मैं क्या करूंगी, इसलिए बाजार जाकर इस अंगूठी को धुलवा कर ले आई। तुम इसे अपने हाथ में पहनना, बहुत खूबसूरत लगेगी। ये सुनकर पूनम की आंखें खुली की खुली रह गई। फिर बोली, तो माँ जी, क्या आप इसलिए गई थी? हाँ बेटी, और तुम्हारे गहने जो तुमने बाहर रख दिए थे, मैंने उन्हें वापस अलमारी में रखकर ताला लगा दिया था। अब तो पूनम की अंतरात्मा उसे कचोटने लगी। वो तो ये सोचकर मन ही मन शर्मिंदा हो रही थी कि जिसे लाचार समझकर मैंने अपने फायदे के लिए आश्रय दिया, उस ममतामयी माँ का दिल इतना बड़ा था कि अपने पास बचे इकलौते गहने को भी मुझे सौंप दिया। जिसने हमें और हमारे बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार दिया, उसकी निस्वार्थ सेवा के बावजूद मैंने उस पर इतना बड़ा आरोप कैसे लगा दिया। सोचते हुए उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। नहीं माँ जी, मैं इसे अपने पास नहीं रख सकती, ये आपकी अमानत है। पूनम ने भरी आंखें लिए कहा तो लक्ष्मी जी बोली, बेटी, ये एक माँ का आशीर्वाद है, इसे रख लो। क्या पता आगे कभी किसी मौके पर कुछ देने के लिए मैं जिंदा भी रहूं या नहीं। नहीं माँ जी, आप ऐसे शब्द अपने मुंह से भी मत निकालिए। भगवान आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे सिर पर बनाए रखें। कहते हुए पूनम उनसे ऐसे लिपट गई जैसे बरसों बाद कोई बिछड़ी हुई बेटी अपनी माँ से मिल रही हो। वो दिन पूनम को कभी नहीं भूला, क्योंकि उस दिन उसे भगवान ने एक ऐसा बेशकीमती उपहार दिया था जो अनमोल था, और वो उपहार था निस्वार्थ भावनाओं से भरा माँ का प्यार। और वो दिन लक्ष्मी जी के लिए भी यादगार बन गया, क्योंकि उस दिन
उस घर में उनकी पुनर्प्रतिष्ठा हुई, एक आदरणीय माँ के रूप में। अगले ही दिन घर के बाहर लगी नेम प्लेट को भी बदल दिया गया और एक नई नेम प्लेट लगाई गई जिस पर लिखा था लक्ष्मी निवास। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।